हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड रिवीजन वीडियो। ये बेटा सेकंड रिवीजन वीडियो है जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे गो थ्रू कर लिए थे। सो लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 बेटा मेनली है टीसीए साइकिल के बारे में। इसमें हमने टीसीए साइकिल के बारे में पढ़ना है, टीसीए साइकिल से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा टीसीए साइकिल के लिए हमें ज़रूरत किसकी होती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज होता है बेटा? पायरुवेट में। ठीक है, तो अब क्या होगा, पायरुवेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है प्लस डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव हो रहा है और वो क्या फॉर्म कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर? टीसीए के अंदर। ठीक है, सो द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कैटलाइज्ड इन यूकैरियोट्स बाय एन एंजाइम कॉल्ड पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस अलग से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा ये रहा, पायरुवेट NAD प्लस HS कोएंजाइम ए जो है वो चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, CO2 और NADH में। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है, ये एक ब्रिज है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए के बीच में। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है, जो मॉलिक्यूल पायरुवेट बना था, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो बेसिकली क्या होगा, मतलब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो पायरुवेट जो है, पायरुवेट कैरियर की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ये ब्रेकडाउन होगा। अब बात करते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज की, क्योंकि ये एंजाइम पे क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। एक पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन कि मल्टी एंजाइम क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज क्या है? एक मल्टी एंजाइम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। द एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैज थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कैटालिटिक यूनिट्स। बेटा ये 3 यूनिट से बना हुआ है और जो 3 यूनिट है वो मल्टीपल कॉपीज में हो सकते हैं। तो यूनिट 1 है हमारा E1 जो है वो है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जिसको हम TPP बोल सकते हैं। E2 जो है वो है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, और इसका जो कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है लिपोमाइड या HS कोएंजाइम। और पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज का जो कोएंजाइम होता है वो होता है TPP। ठीक है, दैट मीन्स थायमीन पायरोफॉस्फेट। और एंजाइम 3 जो है, जो थर्ड सब यूनिट है वो है बेटा डाईहाइड्रोलाइपोइल डीहाइड्रोजनेज, और इसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? FAD या NAD प्लस। ठीक है, तो हमने कहा कि जो PDH है वो एक मल्टी एंजाइम है, वो 3 डिफरेंट यूनिट से बना हुआ है, तीनों की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। किस एंजाइम की कितनी या किस यूनिट की कितनी कॉपीज प्रेजेंट होंगी वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर वेरी करता है। ठीक है, the two coenzyme HS coenzyme A and NAD plus and 3 prosthetic group, that is thymine pyrophosphate, FAD और lipomide required are derived from B group vitamin। और ये कहाँ से आ रहे हैं? विटामिन B से आ रहे हैं। प्लस इसका आंसर बेटा आप यहाँ से टर्मिनल क्वेश्चन से भी लर्न कर सकते हो। जो हमारा एंजाइम ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट वाला हमने बोला पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज है, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। उसका काम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट करना एंड कैरीज रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एज हाइड्रोक्सिल ईथर। सेकेंड जो है वो है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। वहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? लाइपोमाइड और कोएंजाइम ए, दैट इज HS कोएंजाइम ए। ये क्या कर रहा है? ये लाइपोमाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोइथाइल टू एसिटाइल, और फिर ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल को HS कोएंजाइम ए पे। तो पहले लाइपोमाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया? हाइड्रोइथाइल को कन्वर्ट करा एसिटाइल में। ठीक है, और उसके बाद तो जो लाइपोमाइड है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो लाइपोमाइड क्या कर रहा है? हाइड्रोइथाइल को एसिटाइल में ऑक्सीडाइज कर रहा है और बाद में ये एसिटाइल को अटैच कर देता है HS कोएंजाइम ए पे। जो थर्ड यूनिट है दैट इज डाईहाइड्रोलाइपोइल डीहाइड्रोजनेज, वो क्या कर रहा है? उसका जो यूनिट है प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है FAD या NAD प्लस। ये कर रहा है रीजनरेशन ऑफ लाइपोमाइड एंड FAD। तो ये जो लाइपोमाइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ था उसको रीजनरेट कर रहा है ताकि ये साइकिल जो है वो रिपीट हो सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस होते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के? द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन डिफ्यूजेस फ्रॉम वन एक्टिव साइट टू अनदर विदाउट रिलीजिंग इंटरमीडिएट्स टू द साइटोसोल। जब भी एक मल्टी एंजाइम है, मान लो एक एंजाइम जो है वो अलग अलग यूनिट से बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा जो इंटरमीडिएट है वो नेक्स्ट यूनिट पे पास हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। द साइड रिएक्शंस आर मिनिमाइज, साइड रिएक्शन, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा बेटा, अगर इंटरमीडिएट बने और वो साइटोप्लाज्म में चले गए तो वो सारे इंटरमीडिएट्स तो आके सेकंड सब यूनिट पे अटैच होकर फर्दर रिएक्शन नहीं करने वाले ना, कम यूनिट्स ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि कुछ साइटोप्लाज्म में इधर उधर डिसलोकेट
डिसलोकेट हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड है इट प्रिवेंट्स एक्सपोजर ऑफ साइटोसोल टू सम ऑफ द इंटरमीडिएट विच मे बी हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक टू द सेल। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्टिव हो या टॉक्सिक हो तो वो सेल को हार्म कर सकता है, बट अगर वो साइटोसोल में जाएगा ही नहीं तो हार्म नहीं करेगा। इट अलाउज को रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम इन द कॉम्प्लेक्स। एंजाइम्स का को रेगुलेशन मिलकर जो काम कर रहे हैं उसको और ये एफिशिएंट बनाता है। तो मल्टी एंजाइम में हमारे पास एग्जांपल है पीडीएच, उसके अलावा एक केडीएच भी आता है, कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। बट अब पीडीएच को लेके उसके तीनों यूनिट्स, उनका एग्जांपल और इसका ओवरऑल एडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा टीसीए साइकिल को एक्सप्लेन करो और उसके रेगुलेशन को एक्सप्लेन करो। किसी भी साइकिल को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए थ्योरी आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी क्या है उस साइकिल को लर्न करना, ठीक है। अगर आपको वो साइकिल ही लर्न नहीं है, अगर आपको वो टेबल ही लर्न नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और टीसीए साइकिल एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक स्टार मार्क क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि ये इन वन वे और द अदर हर पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। तो टीसीए से पहले अभी हमने पढ़ा एक लिंक रिएक्शन हो रहा था जिसमें पायरुवेट किस में चेंज हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जब ये चेंज हो जाएगा बेटा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करेगा किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ और बना देगा सिट्रेट। सिट्रेट देन चेंज होगा किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट देन चेंज होगा किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट वो फर्दर चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट उसके बाद आ जाता है मैलेट, और मैलेट से वापस क्या आ गया, ऑक्सैलो एसिटेट, ठीक है। तो ये तो आपके चेन हो गए। उसके अलावा आपको लर्न करने की जरूरत है कि यहाँ पे एंजाइम्स कौन से हैं। तो बेटा जो फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन करके सिट्रेट फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे एंजाइम आ रहा है सिट्रेट सिंथेस। फिर उसके बाद सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जो आइसोमराइजेशन हो रही है वो हो रही है अकोनिटेज। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है जहाँ पे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। यहाँ पे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, तो याद रखना है क्योंकि दो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। यहाँ पे एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट जब चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में तो एंजाइम आ जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, अगेन सेम। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब चेंज हो रहा है सक्सिनेट में तो एंजाइम आ गया सक्सिनेट थायोकाइनेस। देन उसके बाद सक्सिनेट जो है चेंज हो रहा है फ्यूमरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, ठीक है। और फ्यूमरेट मैलेट जो है वो बाद में चेंज हो गया ओएए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो आपको ऑब्वियसली नाम याद होने चाहिए सबस्ट्रेट्स के, कौन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंजाइम याद होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको देर आर फ्यू थिंग्स जितना स्टेप वाइज आप लर्न कर सको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एनएडीएच रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे एफएडीएच बन रहा है, कहाँ पे एनएडीएच रिलीज हो रहा है, कहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रही है, जैसे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई। इस स्टेप में अगर आप देखोगे तो बेटा एटीपी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप तो साइकिल याद होना, दूसरा स्टेप एंजाइम्स याद होना, तीसरा स्टेप कौन से स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है या एटीपी बन रहा है या एनएडीएच बन रहा है। फोर्थ स्टेप अगर आप कर सकोगे तो आपको रिएक्शंस के नाम भी याद करने हैं। अगर आप कहीं और, बिकॉज यहाँ पे नहीं है, इन एनी अदर फ्रॉम एनी अदर सोर्स इफ यू गेट द पिक्चर तो वहाँ पे रिएक्शन लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, आइसोमराइजेशन हो रहा है, कहीं पे रिडक्शन हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिएक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, एसिटाइल कोएंजाइम में 3 NAD, 1 FAD, GDP, फॉस्फेट, वाटर मिलके क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2, NADH, H+, FADH2, GTP और HS कोएंजाइम ए। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था ये इट इज ऑल्सो 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द ओवरऑल रिलीज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो the number of ATP produced varies from 30 to 32 depending on the shuttle operative in the given cell। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने NAD प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने FAD। तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने TCA के बारे में करा हुआ है और उसके हमने जो भी एनर्जी कैलकुलेशन है वो भी करी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 एंजाइम PDH जो भी हमने पढ़ा था और KDH दैट इज कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, ये दोनों क्या है, मल्टी एंजाइम्स है। और इसके एडवांटेजेस बेटा वही हैं जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एम्फीबोलिक रोल बताओ TCA साइकिल का। एम्फीबोलिक रोल बेटा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। एम्फीबोलिक रोल होते हैं, एम्फी मतलब 2, तो वो रिएक्शन या वो पाथवेज जो कैटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है और एनामोलिज्म में भी इन्वॉल्व है। तो टीसीए डुअल रोल प्ले कर रहा है। TCA cycle plays a dual role. It is convergent cycle for oxidative catabolism as well as source of anabolic precursors। तो oxidative catabolism तो हमें दिख गया कि एसिटाइल कोएंजाइम को कैसे ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज कर रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से NADH और FADH2 वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा ये सोर्स है एनाबॉलिक प्रिकर्सर्स का, इसीलिए ऐसे पाथवेज को जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों फेजेस शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। द एनाबॉलिक फेट ऑफ TCA इंटरमीडिएट्स आर, अब अगर हम एनाबॉलिक फेट्स की बात
एनाबॉलिक फेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करने में हेल्प करना है। टीसीए के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सेनाइल कोएंजाइम है। अगर आप यहाँ पे देखो तो वो बता रहे हैं कि सिट्रेट जो है वो यूज हो सकता है फैटी एसिड या स्टेरोल के सिंथेसिस में। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट बनाने में यूज हो सकता है, जो फर्दर प्यूरिन या फिर अमीनो एसिड के सिंथेसिस में यूज होता है। सक्सेनाइल कोएंजाइम में यूज होता है पोरफायरिन, हीम और क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। ऑक्सैलो एसिटेट जो होता है वो यूज होता है एस्पार्टेट की, और उसके बाद काफी सारे अमीनो एसिड प्यूरिन और पायरिमिडीन को सिंथेसाइज करने में। तो इस तरीके से ये एक एनाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए टीसीए जो है वो एक एम्फिबोलिक पाथवे है। नेक्स्ट बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है टीसीए पे कि टीसीए एक एनाप्लेरोटिक रिएक्शन कैसे है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एनाप्लेरोटिक रिएक्शन वो होते हैं जो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में लेवल ऑफ इंटरमीडिएट्स को, या रिप्लेनिश करते हैं लेवल ऑफ इंटरमीडिएट्स को। अगर आप देखो बेटा ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ था कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये ब्रेक डाउन होकर इन द फॉर्म ऑफ दो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर हो गया, और इस पूरे साइकिल का फायदा क्या हो रहा था? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यही इसका नटशेल था। लेकिन अब तो इसका मतलब है कि बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जितने भी पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल है सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिकेट, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं। तो हमें ये देखना है कि ये इंटरमीडिएट्स कैसे अपने आप में रिप्लेनिश हो रहे हैं, तभी हम उसका एनाप्लेरेटिक रिएक्शन जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे देखो जो अमीनो एसिड्स है ना वो बनाते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, हाँ जी, अमीनो एसिड बनाते हैं ग्लूटामेट, और वही ग्लूटामेट हमारी हेल्प करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनने में। तो इस तरीके से अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे अमीनो एसिड जैसे कि वैलिन या आइसोल्यूसिन जो है वो प्रोपेनाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो बनाता है सक्सेनाइल कोएंजाइम। देयर आर फ्यू अमीनो एसिड विच कैन फॉर्म फ्यूमरेट। एस्पार्टेट जो है वो बनाने में हेल्प करता है ऑक्सैलो एसिटेट। उसी तरह फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी जो है वो भी ऑक्सैलो एसिटेट बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा पायरुवेट भी विद डिफरेंट पाथवेज OAA बनाने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट या फैटी एसिड या अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से जितने भी इसके इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे लेवल अप हो पा रहे हैं। यही चीज़ बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जितने भी रिएक्शन 1 से लेकर 6 तक लेबल हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यह रिएक्शन 2 है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको 2 नंबर में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो सेम चीज़ आप रीड करके उसको थॉरली लर्न कर सकते हो। बट अगर आप साइकिल लर्न कर लेते हो तो साइकिल लर्न करके यू आर डन विद एवरीथिंग। तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू रिप्लेनिश टीएसए इंटरमीडिएट, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ पीईपी, जो फर्स्ट वाला था पीईपी किस में कन्वर्ट हो सकता है? ऑक्सैलो एसिटेट या मैलेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एस्पार्टेट या ग्लूटामेट जैसे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑक्सैलो एसिटेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो बना सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा रिएक्शन नंबर 2 विच इज ये रहा, हमने कहा ग्लूटामेट से बना सकते हैं। और रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 इज, हाँ जी, ये रहा रिएक्शन नंबर 5। ठीक है, तो जो ये साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है इसी का डायग्राम नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल कैसे रेगुलेट हो रहा है, वो कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है। टीसीए साइकिल को रेगुलेट करने के लिए मेन 3 पॉइंट्स हमारे पास है। सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज जो एंजाइम था वो बेटा सिट्रेट के फॉर्मेशन में यूज हो रहा था, विच कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट इज इनहिबिटेड बाय NADPH, ATP, सिट्रेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम। बेटा देखो ये रिएक्शन किस लिए हो रहा है? एनर्जी बनाने के लिए। अगर उस सेल के अंदर NADPH ऑलरेडी ज्यादा है, ATP ऑलरेडी ज्यादा है, या सिट्रेट या सक्सिनाइल कोएंजाइम में पहले से ज्यादा है, तो इसका मतलब अब और सिट्रेट बनाने की उतनी जरूरत नहीं है। तो मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे NADH हुआ, ATP हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम या सिट्रेट हुआ, ये सारे सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट को इनहिबिट करेंगे, और इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज को रिड्यूस करना। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा बेटा द रेट ऑफ सिट्रेट रिमूवल इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब वो सिट्रेट किस में चेंज होता है? अगर आप यहाँ पे साइकिल देखो बेटा, सिट्रेट किस में चेंज होता है? आइसोसिट्रेट में। कितना सिट्रेट आइसोसिट्रेट में चेंज होगा ये डिपेंड करता है एंजाइम पे, विच इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इट इज इनहिबिटेड बाय NADH, ATP एंड एक्टिवेटेड बाय ADP, NAD+ एंड कैल्शियम। तो मतलब कि अगर सेल के अंदर एनर्जी ज्यादा है, NADH और ATP ज्यादा है, तो ये सिट्रेट फाइनली आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है ATP के साथ क्रॉस लिखा हुआ है कि ATP इसको डाउन रेगुलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे ADP है, ADP का मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट तब होता है जब एक सेल लो एनर्जी फेज में होता है, या वहाँ पे NAD+ ज्यादा है, या वहाँ पे कैल्शियम ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो बेटा कैल्शियम और ADP के साथ ग्रीन सिग्नल बनाया हुआ है, मतलब कि कैल्शियम या ADP की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आइसोसिट्रेट को ग्रीन सिग्नल मिलेगा और वो फर्दर कन्वर्ट होगा, इनहिबिट नहीं होगा। ठीक है,
In organism that express the enzyme of glyoxylate cycle, isocitrate is a branch point जो कि दूसरी साइकिल में एंटर हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर हो जाता है अगर वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता तो, मतलब अगर टीसीए की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा अल्फा कीटा ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस, मतलब कि ये वाला एंजाइम जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को किसमें चेंज कर रहा था, सक्सेनाइल कोएंजाइम में, इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट सक्सेनाइल कोएंजाइम ए एंड NAD+ एंड एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम, मतलब कि अगर कैल्शियम ज्यादा है तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर कैल्शियम कम है तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। सक्सेनाइल कोएंजाइम है और अगर NADH ज्यादा है तो इसका मतलब सेल के पास ऑलरेडी एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो फर्दर इस साइकिल को आगे बढ़ने से इनहिबिट करेगा। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं टीसीए साइकिल को या रेगुलेट कर रहे हैं टीसीए साइकिल को। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं द पाथवे इज इनहिबिटेड बाय हाई NADH NAD+, हाई एडेनाइलेट चार्ज, एडेनाइलेट चार्ज मतलब ATP अगर ज़्यादा होगा तो उस पर 3 फॉस्फेट का चार्ज हो जाता है। तो जितना ATP है या जितना NADH है तो उससे ये जो पाथवे है वो इनहिबिट होगा, लेकिन अगर ADP AMP NAD+ कैल्शियम ज़्यादा है तो ये उस साइकिल को एक्टिवेट करेंगे और इंक्रीज कर देते हैं एनर्जी डिमांड को। यहाँ पे इस रेगुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है बेटा, नेम 2 एंजाइम्स जो एलोस्टेरिकली इनहिबिट करते हैं ATP को। एलोस्टेरिकली इनहिबिट करना मतलब एंजाइम को इनहिबिट करना उसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके, दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। जब अगर हम एंजाइम की बाइंडिंग साइड के पे कुछ नहीं कर रहे, उसके साथ वाली साइड पे कुछ चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड ना कर सके। सो एनीवेज एलोस्टेरिकली इनहिबिट हो रहे हैं बेटा ATP सिंथेस और आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस। ये जो 2 एंजाइम होते हैं वो एलोस्टेरिकली इनहिबिट होते हैं टीसीए को रेगुलेट करने के लिए। उसके अलावा एक चीज़ जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली टीसीए को अफेक्ट करती है दैट इज PDH। ठीक है, PDH जो होता है वो एक्टिवेट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड से या लो रेशियो ऑफ ATP और NAD+ से। PDH का रोल आया कहाँ से बेटा, PDH क्या कर रहा था, हमारे पास पायरुवेट था, पायरुवेट को किसमें चेंज कर रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कौन चेंज कर रहा है, PDH चेंज कर रहा है। मतलब कि अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो ये टीसीए साइकिल के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ये भी किस पे डिपेंड करता है, PDH पे। ठीक है, तो अगर ATP की कॉन्सेंट्रेशन कम है, NADH की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो PDH एक्टिवेट होगा और ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा ताकि वो ज़्यादा टीसीए के अंदर एंटर कर सके एंड वाइस वर्सा। तो इन शॉर्ट अगर ATP ज़्यादा होता है तो टीसीए इनहिबिट होता है, अगर ADP कैल्शियम ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो उसकी वजह से PDH की एक्टिवेशन भी बढ़ती है और उसकी वजह से टीसीए साइकिल भी अप रेगुलेट होती है। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है बेटा ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे है क्या, ये एक वेरिएंट है, इट इज़ अ एनाबोलिक वेरिएंट ऑफ टीसीए साइकिल जो सिंथेसाइज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम। बेटा टीसीए के अंदर क्या हो रहा था, मेनली CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है बेटा, सक्सिनेट प्रोड्यूस हो रहा होता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से। इसके अंदर होता क्या है, जो फैटी एसिड्स है वो पहले ब्रेक डाउन होकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं, फिर कुछ टीसीए से थोड़ी मिलती जुलती साइकिल चलती है बट ओवरऑल CO2 रिलीज नहीं होता, सक्सिनेट रिलीज होता है। ठीक है, तो फैटी एसिड से हम क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। अब ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पे ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये उनके अंदर नहीं होता। इट रिजल्ट इन नेट सिंथेसिस ऑफ सक्सिनेट फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय पासिंग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ TCA। मतलब कि TCA का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, रादर ये जो है वो किस में ब्रांच ऑफ हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में या ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन some microorganism like fungi, bacteria, protist. The pathway is important during germination till plants become competent to fix CO2. जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, जब तक वो सीड फॉर्म में अभी जर्मिनेट कर रहे हैं तो उस टाइम में ये हेल्प करेगा। वर्टिब्रेट के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल नहीं होता क्योंकि हम लोग फैटी एसिड को कन्वर्ट नहीं कर सकते एसिटाइल कोएंजाइम ए में। नेट रिएक्शन में इसका क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में NAD और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं सक्सिनेट, HS कोएंजाइम में NADH और H+ में। इन प्लांट्स जो भी इसके एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं बेटा ग्लाइऑक्सिसोम्स में, जो कि एक तरीके का पेरोक्सिसोम्स है। इट शेयर्स 3 आउट ऑफ 5 एंजाइम विद TCA साइकिल। अगर अभी आप ये साइकिल देखोगे तो आप कहोगे अरे ये साइकिल तो TCA से बहुत सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पे बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ बना रहा है सिट्रेट, सिट्रेट से बन रहा है
आइसोसिट्रेट। अब इसके बाद चेंज हो जाता है, आइसोसिट्रेट के बाद वहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट आ रहा था बेटा, लेकिन यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे आइसोसिट्रेट लाइस ने इसको ब्रेक करा, यहाँ से सक्सिनेट बेटा बाहर निकल गया और ये बन गया ग्लाइऑक्सिलेट। फर्दर ये बनेगा मैलेट, मैलेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में और ये साइकिल सेम चलेगा। तो ये साइकिल जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है किसके, TCA साइकिल के, बट देयर आर ऑब्वियसली डिफरेंसेस, ठीक है। द आइसोएंजाइम ऑफ सिट्रेट सिंथेज अकॉर्डिनेज मैलेट dehydrogenase are present in both mitochondria and glyoxysomes. The two unique enzyme of the cycle are isocitrate lyase and malate synthetase. Unique मतलब वो जो एंजाइम TCA में नहीं थे, TCA में isocitrate lyase नहीं था और malate synthase नहीं था। Glyoxysomes have also have enzymes for breakdown of fatty acids. The first two reactions are identical to citric acid cycle. The difference is processing of isocitrate की isocitrate किस में चेंज होता है बेटा, ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज हो जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, बना देगा मैलेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट सिंथेटेज और फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा और इस तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसका लिंक देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्चुअली हमने कहा ना ये फैट्स को ब्रेक कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड जो होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। वो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा बेटा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से जो सक्सिनेट निकला है, जो कार्बोहाइड्रेट निकला है, वो फर्दर एंटर कर सकता है TCA के अंदर और फिर वो जो है वो फर्दर वहाँ से जो मैलेट निकलेगा वो साइटोप्लाज्म में जाके फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा और बना देगा ग्लूकोज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें फैट्स या लिपिड से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स या माइक्रोब्स के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट एंटर करेगा TCA में, TCA से जो मैलेट निकला है वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद वो प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। तो यही सब इसके ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप रीड करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लर्न कर सकते हो, बट अगर आप साइकिल को लर्न कर लेते हो दैट विल बी वेरी इजी। अब नेक्स्ट बेटा आ सकता है कि रेगुलेशन ऑफ TCA एंड ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, स्टार्टिंग यही हो रही है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन कर रहे हैं, बना रही है सिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट बनने के बाद पॉइंट चेंज हो रहा है। तो TCA एंड ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो ब्रांच करते हैं फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप से पहले। एट दिस पॉइंट टू साइकिल्स आर कोऑर्डिनली रेगुलेटेड, दोनों साइकिल जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेट हो रही है। द ब्रांच पॉइंट इंटरमीडिएट जो होता है वो है आइसोसिट्रेट कि अब जो रेगुलेशन है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की होगी या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में था, इसने मतलब पार्टिसिपेट करा, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ रिएक्ट करा, सिट्रेट बनाया, अब बना लिया आइसोसिट्रेट। अब इसके पास दो फेट पॉसिबल है, या तो ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर करे या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करे। तो यहाँ पे बेटा डिपेंड करता है, अगर किसी प्रोटीन काइनेस से इसकी फॉस्फोराइलेशन हो गई, काइनेस बेटा वो होता है जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, तो अगर कोई प्रोटीन काइनेस आके इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो एंजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये पाथ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन काइनेस आया वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को इनएक्टिव कर देगा, इन दैट केस आइसोसिट्रेट जो है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर, और आइसोसिट्रेट लाइस एंजाइम की हेल्प से इसको फर्दर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर के मार्क देखो, ग्रीन कलर का मार्क किसके आगे लगा हुआ है बेटा, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज वो ग्रुप होता है जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। काइनेस क्या था, जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई फॉस्फेटेज आ गया तो वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को एक्टिव कर देगा और ये मॉलिक्यूल जो है वो किसके अंदर एंटर हो जाएगा, TCA साइकिल के अंदर, ठीक है। तो एक सेकेंड, लेट अस गिव इट अ रीडिंग। यस, the branch point intermediate of these pathways isocitrate and regulation of isocitrate dehydrogenase ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन से होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं व्हेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड बाय प्रोटीन काइनेस। अगर किसी प्रोटीन काइनेस से फॉस्फोराइलेट हो गया तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा और आइसोसाइट्रेट जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर रिमूव हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप किसी फॉस्फेटेज की हेल्प से तो एंजाइम एक्टिवेट होगा और आइसोसिट्रेट जो है वो TCA साइकिल में एंटर होकर डिग्रेड करेगा। द टू रेगुलेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल
सिंपल बाइफंक्शनल एंजाइम। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की हेल्प से दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। द इंटरमीडिएट ऑफ TCA ग्लाइकोलिसिस दैट एक्टिवेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज बाय स्टिमुलेटिंग फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज आर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स ऑफ आइसोसिट्रेट लाइज। मतलब कि ये जो फॉस्फेटेज है ये इसको आइसोसिट्रेट लाइज को इनहिबिट कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। तो कौन कौन रोक रहे हैं? AMP रोक रहे हैं, ADP रोक रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस रोक रही है और सिट्रिक एसिड के इंटरमीडिएट्स रोक रही है। इस आइसोसिट्रेट लाइज को रोक रहे हैं मतलब इनहिबिट कर रहे हैं, और कौन से प्रोसेस से? एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, तो ये था कि दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट पाथवे बेटा हमारा है पेंटोस पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, दैट मीन्स PPP पाथवे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरू के फर्स्ट 4 यूनिट्स है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 4, 5 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर जो है वो मतलब जो 2 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, वो नियरली आपके मोर देन 50% कवर करते हैं, मतलब 50 to 60% कवर करते हैं। ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 जो है बेटा, जो लिपिड्स और फैट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, इन सब से रिलेटेड है, वो नियरली 40 to 50% से थोड़े कम में आते हैं। बट येस, इस वाले में से आगे वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी साइकिल है जिनको आप अच्छे से कर सकते हो। एंड प्लस इसका एक एडवांटेज है, ये आप थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे, एफर्ट डालोगे, हो जाएगा। जो फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जाओगे, व्हेन वी विल बी डूइंग दैट और यू हैव ऑलरेडी डन दैट, तो यू फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट उसके नाम, उसकी साइकिल, बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच यू हैवंट डन अर्लियर एज पर माई नॉलेज। ओके, अब आ जाते हैं पेंटोस पाथवे पे। पेंटोस पाथवे क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव टू ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का ऑल्टरनेटिव है बट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या फॉस्फोग्लूकोनोइड पाथवे। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट रूट वॉज बेस्ड ऑन इनिशियल ऑब्जर्वेशन इन सम टिश्यू। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। पेंटोस पाथवे कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसॉल में होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर NADPH फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। इसमें मेनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ वेराइटी ऑफ शुगर, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, जाइलोलोज शुगर, बहुत सारी शुगर्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर हम इस पाथवे की बात करें तो पेंटोस पाथवे इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। एक है बेटा इसका ऑक्सीडेटिव फेस जो रिवर्सिबल है, सॉरी इरिवर्सिबल है, और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस, नॉन ऑक्सीडेटिव फेस जो कि रिवर्सिबल है। तो 2 फेसेस है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। अगेन अगर आपने साइकिल कर ली तो ये सब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, जो जो कन्वर्ट हो रहा है वो आप लिखते रहोगे। ठीक है, तो साइकिल्स प्लीज 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 अच्छे से लर्न करो, बिना देखे बनाओ, तभी उसमें फ्लुएंसी आएगी। सबसे पहले है बेटा ऑक्सीडेटिव स्टेज। ऑक्सीडेटिव स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव स्टेज के अंदर हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन चेंज होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। तो यहाँ तक ये जो 4 स्टेप्स हमारे पास आई या 3 स्टेप्स हमारे पास आई, ये है ऑक्सीडेटिव। तो सबसे पहला क्या है बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे बना 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, उससे बना 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, उससे बना राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम्स याद करना। एंजाइम्स है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे है ग्लूकोनोलैक्टोनेस, और नेक्स्ट है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है याद करना कि कहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड स्टेप में H+ रिलीज हो रहा है, थर्ड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है मतलब CO2 रिलीज हो रहा है प्लस NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसके बाद आ जाती है बेटा नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज जो कि रिवर्सिबल भी हो सकती है। उसमें क्या होगा? जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो सकता है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में और राइबोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है बेटा उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, जैसे कि ये वाला पार्ट। यहाँ पे बच्चे पहले क्या है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। राइबोलोज 5 फॉस्फेट में क्या होगा? एक सेकेंड, लेट मी जूम इन। हाँ जी बच्चे, अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेस को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट था जो कि बच्चे है 5 कार्बन शुगर। राइबोलोज 5 फॉस्फेट है जो कि है 5 कार्बन शुगर, उससे बेटा आइसोमराइजेशन हुई, 2 मॉलिक्यूल बन गए जाइलोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट। ये भी है बेटा 5 कार्बन कंपाउंड और ये भी है बच्चे 5 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हुआ? ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है ना, इसने क्या करा? यहाँ से अपने 2 कार्बन जो है 2 कार्बन दे दिए राइबोज 5 फॉस्फेट को। कितने कार्बन दे दिए? 2 कार्बन दे दिए। अब ये 5 में जब 2 कार्बन जुड़ गए तो कितने कार्बन हो गए? 7। तो बेटा जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है उसने बना लिया एक 7 कार्बन मॉलिक्यूल सेप्टुलोज 7 फॉस्फेट।
ठीक है। अब ये याद रखना 7 कहाँ से आया, जाइलोलोज ने 2 कार्बन दिए थे राइबोज को, राइबोज में 2 जुड़ गए, बन गया सेडुहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट विच इज अ 7 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो जाइलोलोज है इसने बेटा, इसके पास 5 कार्बन थे, इसने 2 दे दिए, इसके पास बचे 3, तो वो जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो बन गया यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो सेडोहेप्टेलोज है ये यहाँ से अपने 3 कार्बन, ठीक है, एक सेकेंड लेट मी चेंज द पेन, हाँ, ये यहाँ से जो 3 कार्बन है वो ट्रांसफर कर देगा, कौन, सेडोहेप्टेलोज 3 कार्बन किसको दे रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट फॉस्फेट को दे रहे हैं। बेटा ये ऑलरेडी 3 कार्बन था, इसने 3 और ले लिए, कितने कार्बन बन गए, 6 कार्बन, ये बन गया बेटा 6 फॉस्फो फ्रक्टो 6 फॉस्फेट विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या हुआ, सेडोहेप्टेलोज के पास बेटा 7 कार्बन थे, उसने कितने कार्बन दिए, 3 कार्बन दिए, उसके पास बच गए कितने कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो ये जो 4 कार्बन है ये मॉलिक्यूल कौन सा आ गया, एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, तो पहले जाइलोलोज के 5 थे 5 कार्बन, राइबोज के पास थे 5 कार्बन, एक सेकेंड इसको दोबारा से इरेज करते हैं, हाँ जी, जाइलोलोज के पास थे 5 कार्बन, राइबोज के पास थे 5 कार्बन, जाइलोज ने इसको दे दिए कितने कार्बन, इसको दे दिए 2 कार्बन, 2 कार्बन से राइबोज ने बना लिया 7 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज सूडोहेप्टेलोज 7 फॉस्फेट, प्लस जाइलोलोज का जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बच गया दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये हमारे पास आ गया 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और ये हमारे पास आ गया 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। अब इसने क्या करा, सेडोहेप्टेलोज ने फिर इसको दे दिया 3 कार्बन, 3 कार्बन देने की वजह से सेडोहेप्टेलोज में से बचे 4 कार्बन और हमारे पास आ गया राइथ्रोज 4 फॉस्फेट विच इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 3 कार्बन ऑलरेडी थे, 3 और मिल गए थे, उसके पास हो गए 6 कार्बन, उसने बना लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ये जो जाइलोलोज फॉस्फेट है ना बेटा ये और भी ज़्यादा प्रेजेंट है अभी वहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ से और जो 2 कार्बन है, ये 5 कार्बन था ना बेटा, ये 2 और कार्बन किसको देगा, एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट को, तो यहाँ पे 2 कार्बन दे देगा और ये एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट भी किस में चेंज हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और जाइलोलोज के जो बचे हुए कार्बन है उससे वो बन जाएगा पीजीए दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यही सारी थ्योरी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जिसको अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आई होप आप इसको समझ पाओगे। तो ये है बेटा हमारा पेंटोज पाथवे। और एक चीज आई नो, ये जो सब्जेक्ट है इट इज क्वाइट ट्रिकी, आई मे बी हो सकता है सम ऑफ यू विल फाइंड इट इजी, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नॉट फाइंड इट इजी, इट इज नॉट दैट इजी। ग्लाइकोलिसिस तक टीसीए तक लर्न करना ठीक है आसान होता है, लेकिन उसके बाद हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं विद द नेम्स विद द एंजाइम्स एंड विद सो मेनी थिंग्स, बट येस वी हैव नो ऑप्शंस, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू लर्न इट। तो कुछ नहीं होता, ऐसे सोच लो 2 दिन के लिए याद रखना है या सिर्फ कुछ दिन के लिए याद रखना है टिल योर एग्जाम्स। ठीक है, साइकिल्स अच्छे से लर्न करो, साइकिल्स बना ली तो उस पर रिलेटेड बना लोगे, कुछ कुछ साइकिल्स का जब आप कर रहे हो तो उसके जो रेगुलेशन है, जैसे टीसीए का रेगुलेशन करना ज़रूरी है, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन करना ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट था वो करना ज़रूरी है। एंड येस व्हाट आई वांट टू से इज समरी पार्ट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो थ्योरी आप ब्रीफ में चाहते हो, होता है ना कि हम साइकिल बना लेंगे, हमें थ्योरी ब्रीफ में दे दो, नोट्स ब्रीफ में दे दो, तो वो जो ब्रीफ वाला पार्ट है वो बेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, हर चीज़ का छोटा छोटा आंसर विच इज़ ईजी टू लर्न। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 3 था। आई नो चैप्टर 3 थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि चैप्टर 3 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और हम इसका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक नंबर 4 दैट इज जिसमें हमारे ब्लॉक नंबर 2 जिसमें हमारे आ जाते हैं 4 चैप्टर्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा तो नहीं आया हुआ, बट यस एक बार देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में एक तो शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो एक जनरल हो गया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या। उसके अलावा पेपर में आया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स या बेसिकली फ्रॉम पायरुवेट या लैक्टेट से वो कैसे बनता है। उसके अलावा रेगुलेशन, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कैसे होता है। बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। तो ये तो ग्लाइकोलिसिस का ऑपोजिट हो गया ना, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और पायरुवेट बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना स्टेप्स उल्टे चलेंगे, पायरुवेट का ऑपोजिट हो रहा है, पायरुवेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनेगा, उल्टा साइकिल चलेगा और हमें मिलेगा वापस ग्लूकोज। ठीक है, और यहाँ पे यस यहाँ पे 3 स्टेप्स ऐसे भी आएंगे, यहाँ पे 3 स्टेप्स ऐसे भी आएंगे जो हम कहते हैं बाईपास करते हैं ग्लाइकोलिसिस को, मतलब कि
सारे एंजाइम्स वही हैं, सारे इंटरमीडिएट्स वही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस होगा या ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा? तो कुछ तीन एंजाइम, तीन ऐसे रिएक्शन जो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये पाथवे ग्लूकोज से पायरुवेट की तरफ नहीं जा रहा, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा, ये पाथवे पायरुवेट से ग्लूकोज की तरफ जा रहे हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस रेफर टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जैसे लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल वगैरह, उनसे बनना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये प्रिकर्सर्स जो है आर इधर कन्वर्टेड टू पायरुवेट और दे में एंटर एज इंटरमीडिएट, या तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो भी लैक्टेट, ग्लिसरॉल वगैरह है, या फिर ये किसी और इंटरमीडिएट की फॉर्म में चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं जैसे कि DHAP या ऑक्सैलो एसीटेट। ये ज़रूरी क्यों है? इसके अंदर बेटा क्या फॉर्म हो रहा है? इसके अंदर फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज। क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है किसी भी वजह से, तो उस केस में ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा बाय अदर फूड सोर्सेज, जैसे कि इन केस ऑफ लॉन्गर फास्टिंग दी स्टोर्स, जो भी हमारे फूड स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट होने लग जाते हैं, चाहे वो फैट्स हो, वो अमीनो एसिड हो, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ सके। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि it is in nutshell glucogenesis is important because essential to meet basal requirement of the body for glucose during fasting condition। जब फास्टिंग के टाइम पे है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, affecting and removing certain metabolites which are harmful if accumulated in the blood। जैसे अगर लैक्टेट या ग्लिसरॉल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करके भी ग्लूकोज बनाना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट टू इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द ब्रेन। ग्लूकोज हमारी बॉडी में कांस्टेंट चाहिए क्योंकि ब्रेन को चाहिए, मसल्स को चाहिए, तो ग्लूकोज का कांस्टेंट सप्लाई बना रहे, इसीलिए जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला प्रोसेस होता है ये मेनली कहाँ पे होता है बेटा? मेनली ये लिवर में होता है, उसके अलावा किडनी, एपिथेलियल सेल्स वगैरह के अंदर भी होता है, लेकिन मेनली ये कहाँ पे हो रहा है? लिवर के सेल्स में हो रहा है। और लिवर के सेल्स में कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पायरुवेट या लैक्टेट, पायरुवेट या लैक्टेट की बात करें तो टू पाथवेज डिफर इन एसेंशियली इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो दो पाथवेज जो है वो मेनली कहाँ पे डिफर कर रही है? अगर आपको याद हो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं भी याद तो लर्न करो, वीडियो पॉज करो, लर्न करो, फिर ही आगे बढ़ो। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? ग्लाइकोलिसिस जब हम करते हैं तो तीन बीच में स्टेप्स ऐसे आते हैं जो इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो इरिवर्सिबल स्टेप है मतलब कि वो रिवर्स नहीं हो सकते, ये भी उन्हीं पॉइंट्स को बाईपास करेगा। जैसे कि ऐसे कौन से 3 पॉइंट है जो कि इरिवर्सिबल हैं और वही हमें मेनली बाईपास करते हैं कि देखो प्लीज इस बात को समझो, बाईपास का मतलब क्या है? हमारे पास वही सारी चीजें प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस होने वाला है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है या ग्लूकोज की फॉर्मेशन होने वाली है? तो वहां पे 3 ये स्टेप्स होंगे जो मेनली ये डिटरमाइन एश्योर करेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट स्टेप था उसका रिवर्स हो रहा है। द फर्स्ट रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द एनर्जी डिपेंडेंट कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू पीईपी। यहाँ पे एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पीईपी कार्बोक्सी काइनेज। तो यहाँ पे मेन रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? पायरुवेट एटीपी जीटीपी वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एडीपी बन रहा है, जीडीपी बन रहा है। अगर आपको वहां पे स्टेप याद हो ग्लाइकोलिसिस में, तो जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट पीईपी से जब पायरुवेट बनता है तो उस स्टेप में एटीपी रिलीज होता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पायरुवेट किस में चेंज हो रहा है? पीईपी में चेंज हो रहा है, और एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एटीपी किस में चेंज हो रहा है? एडीपी में। ठीक है, तो एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बेटा, एक सेकेंड, हाँ जी, दूसरा स्टेप है ये कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो किस में चेंज हो रहा है? फ्रक्टोज फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, और कौन से एंजाइम की हेल्प से? फ्रक्टोज 1,6 बाई बिसफॉस्फेटेज। जब भी फॉस्फेट ग्रुप हट रहा होता है ना तो बेटा एंजाइम आ जाता है फॉस्फेटेज, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, और फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का किस में कन्वर्ट हो जाना? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना। द लास्ट bottleneck in the generation of glucose is carried out by enzyme that is glucose 6 phosphatase। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक,
तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस साइड पे ग्लाइकोलिसिस दिखाया हुआ है बेटा, और इस साइड पे ग्लूकोनियोजेनेसिस दिखाया हुआ है। तो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोज से पायरुवेट की तरफ आते हैं और इसमें हम पायरुवेट से ग्लूकोज की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके जो 3 स्टेप्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस को बाईपास करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अच्छे से लर्न करना। उसके अलावा बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज का बनना अभी जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा लैक्टेट से भी बन सकता है और पायरुवेट से भी बन सकता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रिकर्सर्स हो सकते हैं अदर देन पायरुवेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर ऑलमोस्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, कोई भी माइक्रोब वो सबके अंदर होता है। इन एडिशन टू पायरुवेट बहुत सारे कंपाउंड है जो ग्लूकोजेनिक होते हैं। ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोपिनेट, ग्लिसरॉल। प्रोपिनेट कोएंजाइम ए जो है वो प्रोड्यूस कब होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? प्रोपिनेट कोएंजाइम ए फॉर्म। और ये जो प्रोपेनाइल कोएंजाइम है ये फिर बाद में इट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम है इन 3 स्टेप्स। तो वो जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो टीसीए के अंदर एंटर करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा और फिर फाइनली ग्लूकोजेनेसिस बनेगा, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब कि अगर ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड में बेटा हमने पढ़ लिया कि फैटी एसिड से अगर प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में बनेगा तो उससे ग्लूकोज बन सकता है। उसके अलावा ग्लिसरॉल अगर प्रोड्यूस होगा फैटी फैट्स के ब्रेकडाउन से तो ये भी एक ग्लूकोजेनिक इंटरमीडिएट बना देगा 2 स्टेप्स में। सबसे पहले ग्लिसरॉल बनाएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट और फिर बाद में बना देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, और DHAP जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट है बेटा अमीनो एसिड से भी बन सकता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम वन और मोर ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम पायरुवेट या इंटरमीडिएट। तो कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं जैसे एस्पार्टेट हो गया या सक्सिनेट हो गया या ग्लूटामेट हो गया, तो ये जो होते हैं ये ग्लूकोजेनिक है, मतलब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। ये ब्रेकडाउन होते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल लाइक पायरुवेट या टीसीए साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट, जब हमने वो भी पढ़ा था टीसीए साइकिल में एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस, वहाँ पे हमने पढ़ा था देयर आर फ्यू अमीनो एसिड जो कि टीसीए के इंटरमीडिएट में चेंज हो रहे थे, जैसे फ्यूमरेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। तो ये फाइनली फिर कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बेटा? अगर ये टीसीए में एंटर करते हैं तो ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो जाएंगे, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फर्दर चेंज हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर, एंड फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंज होगा ग्लूकोज के अंदर। और वो अमीनो एसिड जो ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक, ठीक है। उसके अलावा चौथी चीज जो है वो है फैटी एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम है। ऑल ऑर्गेनिज्म पोजेस द एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलेट साइकिल आर एबल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम है। जिन भी ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे कि प्लांट्स के पास, फंजाई के पास, कुछ माइक्रोब्स के पास जिनके पास ग्लाइकोसोम्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर ग्लाइकोलेट साइकिल हो सकता है, उनके अंदर बेटा एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम से फाइनली ग्लूकोज का सिंथेसिस हो पाएगा। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कैसे पता चलेगा कि ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए या ग्लूकोनियोजेनेसिस होना चाहिए। द कोऑर्डिनेटेड एंड रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इज गवर्न्ड बाय स्टेटस एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये डिपेंड करता है ना कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर कितना ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा। द रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऑफ 2 पाथवेज इज एक्सरसाइज इन 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स। सबसे पहले जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स जो हमने पीछे पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है, वो मेनली डिटरमाइन करते हैं। द टू अपोजिंग पाथवेज आर अंडर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। ये दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वे में रेगुलेट होते हैं। इसको बेटा मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी। तो जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होती है वो मिनट बहुत बहुत जल्दी से हो जाती है, मतलब फटाफट से रेगुलेट हो जाता है कि ग्लाइकोलिसिस होना है या ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है उसको टाइम लगता है। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है ना बेटा वो 2 ही तरीके से हो रही है, या तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन से या फिर कोवलेंट मॉड्यूलेशन से, ठीक है। कोवलेंट कोवलेंट मॉडिफिकेशन से, मतलब एंजाइम को मॉडिफाई कर रही है तो एलोस्टेरिकली या फिर कोवलेंटली, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है। ओके जी। तो यहाँ पे कि AMP ADP फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ये जो होते हैं नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के। मतलब कि अगर AMP ADP और फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने देगा। और अगर AMP, ये सिंपल सी चीज़ है ना बेटा, समझो। अगर हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि AMP अगर ज़्यादा होगा, AMP का मतलब ATP कम है। अगर सेल के अंदर ATP कम है तो सेल के अंदर एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, जिसके लिए ग्लाइकोलिसिस का होना ज़रूरी है। तो अगर ATP कम है या AMP ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस होगा ताकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो और एनर्जी बनाए। और अगर हम चाहते हैं ग्लाइकोलिसिस हो तो वो प्रोसेस बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा,
ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई होप आप लोग खुद रीड कर लोगे। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो होते हैं वो भी रेगुलेट करते हैं, और ये हार्मोन्स की वजह से जो रेगुलेशन होती है वो कोवलेंट मॉडिफिकेशन से होती है, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन या फिर डीफॉस्फोराइलेशन कर देते हैं एंजाइम्स को, जो कि रिवर्सेबल होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से या जीन एक्सप्रेशन की वजह से मेनली होती है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। बट इस टॉपिक को अच्छे से करना, बहुत ब्रीफ में मत करना, थोड़ा सा डिटेल में कर लेना। आई एम डूइंग इट इन अ लिटिल फास्ट वे क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो आई होप आपको चैप्टर 3 और 4 थोड़े से डिटेल में समझ में आए होंगे। प्लीज़ इन चारों चैप्टर्स को अच्छे से करो, सारी साइकिल्स वगैरह थरीली लर्न करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।